आ जाए तब स्टार्ट करते हैं। भारद्वाज जी कैमरे का नंबर है क्या? आप कैमरे को फोन कर सको तो कर दो। जी रत्ना मैम, भारद्वाज जी कैमरे का नंबर है क्या? कैमरे जी को फोन कर सको तो कर दो। भारद्वाज जी। जी, अष्टम युग 36 से जो 40 वाला है, अष्टम हमारा शायद अष्टम से ही स्टार्ट करना था हमको। ये अष्टम हो गया था क्या? विश्वासु बराबर, हाँ अष्टम हो गया था। विष्णु मिशन की जो नवम युग है, सोम या चंद्रमा इस युग के स्वामी है। इसमें 41 से 45 तक के प्लवंग, कीलक, सोम साधारण विरोधी वत्सर होते हैं। आषाढ़ मत अनुसार पहला साल लोक भय कारक, दूसरा तीसरा शुभ, चौथे में फसलों की हानि, वर्षा की कमी और आखिरी साल में कहीं वर्षा कहीं सूखा होता है। मेरी आवाज आ रही है? आज क्या मेरे स्पीकर इसके खराब हो गए हैं? लैपटॉप से चल रहा है केवल, आवाज आ रही है? गुरुजी आवाज कम आ रही है आपकी। मैं इसको दूसरे से जोड़ रहा हूँ, रुकिए जरा। आवाज कम है। हाँ मैं मोबाइल से जोड़ देता हूँ, क्योंकि आवाज मुझे भी लग रहा है कम आ रही है, आप लोगों की भी कम आ रही है। अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, धर्मेंद्र जी आवाज आ रही? आ रही है गुरुजी, आ रही है आवाज जी। तो आषाढ़ मत अनुसार पहला साल लोक भयकारक, दूसरा व तीसरा शुभ, चौथे में फसलों की हानि और आखिरी साल में कहीं वर्षा कहीं सूखा होता है। प्लवंग संवत में भूसे से निकलने वाले अनाजों की फसलें नष्ट होती हैं। वैशाख मास में ही वर्षा हो जाती है, अतः खाद्यान्न की खराब उपलब्धता के कारण कष्ट और कहीं भूकंप संभावित होता है। इसी का जो कीलक वत्सर है, इसमें समावेशित वर्षा, कुछ नए कानूनों का प्रवर्तन, सीमित अशुभता और मरु प्रदेशों में दुर्भिक्ष की स्थिति होती है। 24 संवत्सर में खाद्यान्न की अच्छी उपज, रोगों में कमी, शांति व कानून व्यवस्था की सुचारू स्थिति, उपयोगी वर्षा तथा सिंध प्रदेश में अशांति होती है। साधारण वत्सर में अकाल वर्षा, बाढ़ की स्थिति, बाजारों की स्थिरता और अचानक ही शासकों में टकराव होता है। विरोध वत्सर में छुटपुट वर्षा, फसलों की हानि होती है और यह स्थिति कोंकण, मध्य भूभाग और नागपुर मंडल में अधिक होती है। दशम युग, इसको इंद्राणी देवता से नियंत्रित किया जाता है और इस युग में 46 से 50 संख्यक परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस व नल समाहित है। ऋषि मत से प्रथम वर्ष के मध्य में भूभाग में उपद्रव, राज परिवर्तन, अग्निकांड होते हैं। दूसरे साल में शत्रु व सेना का संचालन, लोगों में आलस व कामचोरी बढ़ती है। तीसरा वर्ष शांतिपूर्वक बीतकर बाद के 2 सालों में मारकाट, दंगा, विस्फोट व जनहानि होती है। तो अभी हमारा जो वर्तमान में चल रहा है वो इसी दशम युग के अंतर्गत आया है, क्योंकि अभी वर्तमान में राक्षस संवत्सर है और आनंद भी बीच में आया था।
तो ये 2 संवत्सर का फल जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि ज्यादातर समय में भूभाग में उपद्रव, राज परिवर्तन, तीसरे वर्ष के बाद मारकाट, दंगा, विस्फोट और अग्निकांड और जनहानि होती है। परिधावी संवत में धनदान की अच्छी वृद्धि होने के बावजूद भी भय, आशंका से भरा माहौल रहता है। परिणामतः वास्तव में कोई भय का कारण नहीं बन पाता। प्रमादी संवत में सब फसलें अच्छी होती हैं, रस पदार्थ अर्थात गुड़, चीनी आदि के मूल्य बढ़ते हैं और किसी कारण से मारकाट का भय उपस्थित होता है। आनंद बस्तर में सभी फसलों की अच्छी पैदावार, खाद्यान्न की सुलभता, घी व तेल में तेजी, जन सामान्य में प्रसन्नता का वातावरण रहता है। राक्षस संवत्सर में फसलों की हानि, रोग से कष्ट, महंगाई, भय का वातावरण, पीड़ा तथा जनहानि होती है। तो ये संवत्सर जो अभी चल रहा है, इसमें आपने देखा है कि ज्यादातर रोग से कष्ट, साल भर महंगाई अधिक, एक भय का वातावरण, पीड़ा और जनहानि हो रही है। इसके बाद जो संवत्सर आएगा वो नल आएगा। नल संवत्सर में दुर्भिक्ष राजाओं की गलत नीतियों के कारण और अधिक खराब स्थिति बनती है और बच्चों में रोग आदि फैलने से विशेष हड़कंप मचता है। इसके बाद जो लास्ट है एकादश युग, इसमें अश्विनी कुमार द्वारा शासित इस युग में 53वें सिद्धार्थ नामक तीसरे साल को छोड़कर बाकी 51, 52, 54 और 55वें पिंगल, कालयुग, रौद्र व दुर्गति में रोग, शोक, जनहानि, अकाल, टकराव आदि फल होते हैं। पिंगल में संवत्सर में गाय आदि दुधारू पशुओं की हानि, वाहनों का नाश, कम वर्षा, शासकों में अचानक संकट इको हो रहा है। एक आपको कंप्यूटर है उसमें से एक को म्यूट करना। हेलो जी, आपका गुरुजी एक अगर बंद करेंगे तो वो इको होना बंद हो जाए। इको होके आ रहा है। इसको बंद कर रहा हूँ, मैंने किया बंद, फिर भी आवाज आ रही है। ये भी अब आवाज सही आ रही है? नहीं, इको हो रहा है। तो कालयुग बस्तर में एक काम करता हूँ, आज मैं अभी बिना शेयर के ही आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरा स्पीकर ठीक होने गया है, क्योंकि इसमें फिर इको हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी आवाज आ रही है ना सही? अभी ठीक आ रही है। जी जी। इसके बाद जो कालयुग बस्तर है, संवत्सर है, उसमें रोगों में वृद्धि, राजाओं में टकराव, बिखराव तथा भयंकर वर्षा होती है। सिद्धार्थ में अच्छी वर्षा, अच्छी उपज, शासन की स्थिरता बनी रहती है और रौद्र संवत्सर में कम वर्षा, कृषि उपज की कमी, राजा लोग निर्दय होकर जन विरोधी बातें करते हैं, जंगलों या खलिहानों में आग से हानि होती है। इसी प्रकार दुर्मति संवत्सर में सामान्य फसलें, जनजीवन सामान्य स्थिति में रहता है। ध्रुवदी लोगों की महत्ता बढ़ती है और अंतरजातीय विवाह संबंधों या असामान्य काम संबंधों का बोलबाला होता है। लास्ट वाला युग है जो द्वादश युग, इसे भग अर्थात सूर्य के आधिपत्य वाले इस युग में 56 से 60 संख्या वाले दुंदुभी, रुधि रोगधारी, रक्ताक्ष, क्रोधन, क्षय ये नामक संवत्सर होते हैं और इस युग में हिंसा, असहनशीलता और उपद्रव से लगातार प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। जैसे दुंदुभी नाम है, इसमें
सुविच की स्थिति बनी रहती है। पश्चिमी देशों से शासकों में तनाव, जनहानि के योग बनते हैं। अन्यत्र सुख शांति बनी रहती है। रुद्री दो रागी बस्तर में राजाओं में परस्पर व्यापक युद्ध होता है। अशांति की स्थिति में बड़ा नुकसान होता है। इसी प्रकार रक्षाक्ष संवत्सर में दुर्भिक्ष, राजाओं का जन विरोधी आचरण, संग्राम आदि फल होते हैं। क्रोधन में मृत्यु दर में बढ़ोतरी, प्रजा में अशांति व उपद्रव, सर्वत्र अव्यवस्था और व्यापारी वर्ग में असंतोष होता है। इसी प्रकार से 6 नामक संवत्सर में सर्वत्र हानि, मौसम की अनियमितता और क्रूर प्रदेशों, निकटवर्ती स्थानों में हालत बड़े खराब हो जाती है। तो इन सबको 41 से जो 60 तक के जो 20 संवत हैं, इनको हम रुद्र विशंति कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि संवत्सर के आदि में यदि बृहस्पति अच्छी राशि में गोचर कर रहा हो, अस्त नहीं हो, स्वच्छ हो, स्वच्छ बिंब वाला हो, किसी ग्रह के साथ युति विशेषता गुण युति न करता हो और बलवान सुरक्षित ग्रहों से दृष्ट हो, तो कहे गए शुभ फल में अधिक मात्रा में होते हैं और अशुभ फल कम हो जाए। और इसके विपरीत स्थिति होने पर अशुभता खासतौर पर बढ़ती है। योगफल तथा प्रवादी संवत्सरों के फल को सम्मिलित करके संवत्सर के कुछ खास बिंदुओं का विचार करना आवश्यक है और इसमें संवत्सर के फल की शुभाशुभता की तासीर बदलने की अद्भुत ताकत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर युगों के आधार पर जो संवत्सर फल हैं वो हमने देखे। अब संवत्सर का गठन कैसे होता है, मंत्रिमंडल का गठन किस तरह से होता है और सबसे पहले हम संवत्सर को कैसे निकालते हैं, संवत्सर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो संवत्सर के 10 अधिकारी बताए गए हैं। जिस तरह से आपने ताजिक में हमने वर्षेश निकालना सीखा था और वर्षेश निकालने के बाद बाकी 5 तरह के जो उसमें वर्षेश के अनुसार जो और भी ग्रह थे जिनको अलग अलग नाम दिया गया था, उनकी निकालने की प्रक्रिया अलग थी। तो यहाँ पर जो है 10 प्रकार के 10 अधिकारियों को मंत्रिमंडल का सदस्य माना जाता है। तो इस तरह यहाँ पर सबसे प्रमुख जो होता है उसको हम राजा बोलते हैं और इसके बाद मंत्री है, फिर बाकी सब अलग अलग, सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले संवत्सर की बेला में, अब यहाँ पर प्रमुख बात यह है संवत्सर की बेला। बेला का मतलब क्या है, जब चैत्र कृष्ण अमावस्या समाप्त होने के बाद तुरंत उस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू हो रही हो, यानी कि अमावस्या और प्रतिपदा का संधि काल, दोनों का संधि काल ही संवत्सर मुख कहलाता है। संवत्सर मुख हम किसको बोलते हैं, जब अमावस्या समाप्त हो रही है और ठीक उसी समय बाद प्रतिपदा स्टार्ट हो रही है, उस पल को हम संवत्सर मुख कहते हैं। और सामान्यतः इस प्रतिपदा में होने वाले प्रथम सूर्योदय के समय को जो वार होता है, उस वार के अधिपति को इस ग्रह का या इस मंत्रिमंडल का राजा माना जाता है। लेकिन कुछ बातें और हैं जो प्रमुख बातें हैं, केवल हम इनको, ऐसा नहीं है कि जिस समय सूर्योदय है प्रतिपदा में और उस समय के वार को राजा मान लिया गया, क्योंकि इसमें अभी भी आपने देखा था जब इस वर्ष पंचांग वगैरह में शुक्र को राजा दिया गया है और कुछ पंचांगों में शनि को राजा बताया गया था। तो उसका कारण ये था कि जिस समय प्रतिपदा स्टार्ट हुई थी 11:53 के बाद 1 अप्रैल को, तो उस दिन शुक्रवार था और उस समय संवत्सर मुख, मतलब जब प्रतिपदा आई, अमावस्या समाप्त हुई और उस समय के समय को जैसे निर्णय सागर पंचांग है, उस पंचांग में उस वार को उन्होंने वारेश मान लिया, राजा मान लिया। और जबकि कई जगह अन्य पंचांगों में चूंकि 2 अप्रैल को प्रतिपदा
सूर्य उदया तिथि मानी गई थी और उदया तिथि में शनिवार था, तो शनिवार को उन्होंने बारिश माना था। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जो हमारी किताब है जिस बुक में, उस पॉइंट को भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि वो शास्त्रों में दिए हुए हैं। नंबर 1 पर दिया है कि जैसे संवत्सर का मुख का क्षण यदि दोपहर से पूर्व हो तो वर्तमान वारेश ही राजा होता है। संवत्सर मुख का क्षण मतलब जिस समय अमावस्या प्रतिपदा का संक्रांति हो रही है उस समय, अगर समय दोपहर से पूर्व है, दोपहर काल 12 बजे का माना गया मध्याह्न काल, तो ये बताया गया कि अगर ये दोपहर से पूर्व है तो वर्तमान वारेश ही राजा होता है। इसका मतलब ये है कि जिस पंचांग में शुक्रवार दिया गया था वो सही दिया था, क्योंकि 11:53 पर ये संक्रांति हो रही थी, प्रतिपदा आ रही थी, अमावस्या का समापन हो रहा था। तो 11:53 चूंकि मध्यकाल से पूर्व का समय है तो संवत्सर का मुख उसी समय देखा गया और इस नियम के अनुसार इसमें दिया है कि यदि ये क्षण दोपहर से पूर्व हो तो वर्तमान वारेश ही राजा होता है। तो वर्तमान वारेश था वहां पर शुक्रवार, इसलिए उन्होंने शुक्र को राजा माना। दूसरा पॉइंट है, यदि यह क्षण दोपहर के बाद या रात में पड़े तो अगले सूर्योदय के समय का वारेश राजा होता है। तो क्या देखिए, अब ये बात थोड़ी सी मतलब ये आती है कि कुछ लोगों ने शनिवार को कहा और कुछ लोगों ने शुक्रवार क्यों माना। क्या कारण है? कई बार स्थिति के अनुसार, कई जगह की स्थिति के अनुसार जहाँ पर पंचांग बनते हैं वो अपनी स्थिति के अनुसार कैलकुलेशन लेते हैं तिथि का। तो वो वहां पर की तिथि का जो समय है, क्योंकि 11:53 है, 7 मिनट का अंतर आ रहा है केवल, कहीं ना कहीं से समय ऊपर नीचे हुआ। किसी का समय वहां पर संवत्सर मुख दोपहर के बाद मान लिया गया 12:01 पर, तो उन्होंने उसको शनिवार मान लिया, क्योंकि इसमें लिखा है यदि यह क्षण दोपहर के बाद का यह रात में पड़े तो अगले सूर्योदय का समय ही वारेश राजा होता है। तो इसलिए उन्होंने शनि मान लिया। और जिस पंचांग ने जिस समय को अपने यहाँ प्रतिपदा को अपने स्थान पर देखा, जिस स्थान पर पंचांग बना रहे हैं, तो उस समय पर उन्होंने उसके आधार पर उस तिथि को मानते हुए, क्योंकि उसका संवत्सर मुख उस तिथि को 12 बजे के पूर्व हो रहा था, तो इसलिए उसको शुक्रवार मान लिया। तो गलत वहां पर कोई नहीं है, केवल कहीं ना कहीं अंतर ही अपना समय के अनुसार, गणना के अनुसार तिथि का जो समय है उसके आधार पर ले लिया गया है। इसका तीसरा नियम है, यदि प्रतिपदा 2 दिनों तक सूर्योदय के समय पर रहे, अर्थात प्रतिपदा की वृद्धि हो, तो संवत्सर मुख के तुरंत बाद वाले सूर्योदय के समय वाला ही वारेश राजा होता है। जैसे कई बार तिथि बढ़ जाती है, तिथि की वृद्धि हो जाती है, तो कहा गया है कि संवत्सर मुख के तुरंत बाद आने वाले सूर्योदय के समय को आप वारेश माने, राजा माने, उस समय के वारेश को राजा माने। इसी प्रकार यदि प्रतिपदा का क्षय हो तो ठीक संवत्सर मुख की बेला में रहने वाले वार का स्वामी राजा माना जाता है। तो क्षय की स्थिति में भी जिस समय संवत्सर मुख के समय वारेश जो होगा वो राजा कहलाएगा। तो ये राजा निकालने की प्रोसेस है, हम राजा कैसे निकालते हैं, कौन कौन से इसमें नियम और फॉलो करना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? गुरुजी, प्रतिपदा की वृद्धि वाला एक बार दोबारा पॉइंट समझाएं। देखिए, तिथि वृद्धि होती है, तिथि वृद्धि कब कहलाती है? जब वो 2 सूर्योदय देख लेती है ना। ये तो अपना एक सिंपल रूल है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो उनका कहना ये है कि अगर तिथि की वृद्धि हो रही है, प्रतिपदा 2 दिन तक आ रही है, 2 सूर्योदय में आ रही है, 2 सूर्योदय के समय पे प्रतिपदा है, तो उस समय जिस समय संवत्सर मुख प्रतिपदा के समय पे संवत्सर मुख जिस समय आ रहा है वो वाला आप जो है वारेश को राजा मान लीजिए
शुक्रवार को जैसे प्रतिपदा आ गई, सुबह ही आ गई, और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद तक रही, तो यहाँ पर तिथि की वृद्धि हो गई शनिवार और शुक्रवार। लेकिन चूंकि संवत्सर मुख जिस समय शुक्रवार को आई संवत्सर मुख उस समय कहलाएगा, क्योंकि अमावस्या उस समय समाप्त होगी, है ना। तो संवत्सर मुख किस समय आया? शुक्रवार को। तो इसलिए उस सूर्योदय वाले वार को कहा गया है कि आप वारिश माने, राजा माने। ठीक है, मतलब मेन सिद्धांत ये है कि जिस समय संवत्सर मुख पड़ रहा है उस समय को आपको देखना है बस। और संवत्सर मुख क्या है? अमावस्या और प्रतिपदा का संधि काल है। अमावस्या जिस समय समाप्त हो रही है तो प्रतिपदा स्टार्ट हो रही है, उस समय का संधि काल जो है वो संवत्सर मुख कहलाता है। आपको इस समय संवत्सर मुख को देखना है बस। क्लियर है? जी गुरुजी। तो इस तरह राजा को कैसे निकालते हैं, मतलब राजा का सबसे पहले राजा कैसे निकालते हैं, क्योंकि राजा ही प्रमुख होता है। तो राजा का फल देखा जाए तो एक समय रूप से पड़ता है, साल भर, जब तक 1 वर्ष तक ये काम करता है मंत्रिमंडल, इसमें राजा का जो प्रमुख प्रभाव है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 60% करीब करीब राजा का प्रभाव रहता है, बाकी ग्रहों का अलग अलग अपने अपने हिसाब से प्रभाव रहता है। राजा ग्रह के शील, स्वभाव, राशि स्थिति आदि से कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। जब हम इसके फल की बात करते हैं तो जो ग्रह राजा बना है उसका एक तो खुद का ग्रह का नेचर, क्योंकि जब भी बात आती है तो जब हम कुंडली में देखते हैं, देखिए मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि हमको यहाँ पर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति की जातक की कुंडली देख रहे हैं और उसी को समझिए कि ब्रह्मांड हमारा जातक है और उसकी कुंडली हम देख रहे हैं, तो जो चीज हम अपने सिद्धांत यहाँ पर कुंडली के एक सूक्ष्म रूप में लागू करते हैं वही सिद्धांत हम एक वृहद रूप में भी लागू करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, जब भी हम फल देखेंगे किसी का भी, चाहे राजा का चाहे मंत्री का, जो ग्रह बना है सबसे पहले तो वह ग्रह अपने खुद के जो उसका नेचर है उसके अनुसार फल देगा। फिर उसके बाद उसकी स्थिति जो कुंडली बनेगी, क्योंकि हम कुंडली भी बनाएंगे जिस समय संवत्सर मुख का समय है, जिस समय प्रतिपदा स्टार्ट हो रही है उस समय की जो कुंडली बनती है उस कुंडली के अनुसार वहां पर वो ग्रह राजा कहाँ पर बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, किसके साथ उसकी युति है, उस पर पड़ने वाली दृष्टियां कैसी हैं, वो सारी चीजों के आधार पर इसके फल का निष्कर्ष होता है और ये फल पूरे साल लागू होते हैं। अब जैसे फल की बात करते हैं हम थोड़ा सा कि इसमें किस तरह के फल हो सकते हैं, केवल राजा की बात आ रही है तो फल के लिए जैसे मान लीजिए राजा मान के चलिए सूर बना, है ना। सूर बना इसका मतलब क्या है कि इतवार या रविवार को उस दिन संवत्सर मुख रहा होगा, तो राजा रहा सूर्य। तो राजा सूर्य बनने पर क्या फल होते हैं? वर्षा पर्याप्त नहीं होती, चौपायों एवं जनता में रोग भय व्याप्त होता है, अनाज फलों की फसल अपेक्षाकृत कम होती है, चोरी का भय होता है, अग्निकांड आदि से जनधन की हानि और वरिष्ठ शासक या नेता का निधन होता है। ये तो एक कंबाइंड फल है। जैसे मैंने बताया कि अब सूर्य की स्थिति उस कुंडली में कैसी है जो वर्ष कुंडली बनी है, अगर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य बहुत मजबूत है, तो स्वाभाविक है इन फलों में थोड़ी कमी हो जाएगी। जो इसके अशुभ फल बता रहे हैं हम उनमें कुछ कमी हो जाएगी। और अगर सूर्य की स्थिति खराब है, कुंडली में खराब है, तो ये फल जितने खराब दिख रहे हैं इनमें और ज्यादा वृद्धि भी हो सकती है और फल जल्दी ही भी बढ़ सकते हैं, मतलब अशुभ फलों में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। तो जो इसका एक कॉमन फल है, मतलब अगर सूर्य राजा बन गया तो आप क्या कहेंगे कि
कहीं ना कहीं उस वर्ष में उस क्षेत्र में किसी राजा का या किसी नेता का, किसी एक पब्लिक उसका फील्डिंग का, उसका पब्लिक जो फिगर है उसका किसी का निधन हो सकता है, उसकी क्षति हो सकती है। और रोग भय व्याप्त हो सकता है, फसलों में अनाज और फलों की फसल अपेक्षाकृत कम हो सकती है। तो ये राजे सूर्य का फल है अगर सूर्य राजा बनता है तो। इसी प्रकार अगर चंद्रमा राजा बनता है ना, मान लीजिए अगर सोमवार को बारिश पड़ा है तो चंद्रमा राजा बना, तो चंद्रमा अगर राजा बनता है तो मांगलिक एवं शुभ कार्य अधिक होते हैं, वर्षा अधिक और फसलें उत्तम होती हैं, जनता में परस्पर सद्भाव तथा स्नेह बढ़ता है और शासक वर्ग की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जनता के स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा शांति के लिए विशेष योजनात्मक पग उठाए जाते हैं। तो ज्यादातर फल शुभ बताए गए हैं। चंद्रमा अगर राजा बन गया तो मांगलिक कार्य या शुभ कार्य अधिक होंगे, उस वर्ष में अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसलें होंगी, है ना, जनता में आपसी सद्भाव और स्नेह बढ़ा रहेगा, शासक वर्ग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जनता का स्वास्थ्य, रोग का कोई निवारण और शांति के लिए विशेष कोई योजनात्मक कोई ना कोई तरीके और योजनाएं बनाई जाएंगी। तो वही बात है, अगर शुभ चंद्रमा की और अच्छी स्थिति है कुंडली में तो और अच्छे फल प्राप्त होंगे, और अगर खराब स्थिति है तो ये शुभ फल है इनमें थोड़ी कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारे फल खराब हो जाएंगे, लेकिन उनमें शुभता में कमी आ जाएगी। तो ये जनरल फल है कि अगर राजा बन जाए चंद्रमा तो क्या होगा। अब अगर मंगलवार पड़ता है, बारिश मंगल है, तो नेचुरली बात है मंगल राजा बनेगा। मंगल राजा बनने पर अग्निकांड से जनधन की हानि की घटनाएं अधिक होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भी कि इसका नेचर पकड़िए आप बस। जैसे चंद्रमा का नेचर क्या था, चंद्रमा शीतल ग्रह है, शुभ ग्रह है, और चंद्रमा जब अधिक शुभ होगा तो फसलें, पैदावार और वर्षा की अधिकता सब कुछ सही रहेगा। और ठीक इसी प्रकार से जब मंगल की बात आ रही है तो मंगल जिसको कि अगर नेचुरल रूप में देखा जाए तो इसको अग्निकारक ग्रह है, आतंकी घटनाएं और एक्सीडेंट, जनहानि वगैरह ये चीजें होने की संभावना अधिक हो जाती है। इस बात को अगर हम जब किसी जातक की कुंडली पर भी देखते हैं तो आपने देखा होगा जब कभी दशा अंतर्दशा मंगल की आती है और मंगल अगर खराब है कुंडली में, उसकी में पोजीशन अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से उस जातक को इन चीजों से जरूर परेशान करेगा। कहीं हो सकता है बीपी की ट्रबल चालू हो जाए, ब्लड प्रेशर चालू हो जाए, कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें कि रक्त निकले। एक्सीडेंट भी कई प्रकार के होते हैं, तो जिस एक्सीडेंट में रक्त निकले उसमें मंगल का योगदान रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम बृहद रूप में देख रहे हैं तो मंगल का बताया गया है कि अगर मंगल बन गया राजा तो अग्निकांड से जनधन की हानि घटनाएं अधिक होंगी, चोरों लुटेरों में जनता परेशान रहेगी, क्योंकि मंगल को खराब मंगल, देखिए मंगल भी दो प्रकार का है, जब हमने बेसिक में पढ़ा था, शुभ मंगल और अशुभ मंगल। जब मंगल अशुभ हो जाता है, किसी कुंडली में खराब हो जाता है, तो वो चोर की प्रवृत्ति और आतंकवादी प्रवृत्ति जरूर जागृत कर देता है। तो जितना क्रूर मंगल होगा, जितना खराब मंगल होगा, उतना ही वो ऐसी प्रवृत्ति रहेगी कि उतना ही उच्च टाइप का चोर हो जाएगा, उतना ही उच्च टाइप का क्रिमिनल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर वो वारिश बन रहा है तो चोरों लुटेरों से जनता में परेशानी रहे, शासकों में परस्पर युक्त अग्नि से वातावरण में भय व्याप्त रहता है और अनेक स्थानों पर वर्षा की कमी होती है। तो मंगल के फल शुभ नहीं है अगर ये राजा बनता है तो। अब आता है बुध। अगर बुध को अगर संवत्सर मुक्त बुधवार को हो रहा है तो बुधवार को बुध अगर बनता है वारिश तो वर्षा अधिक होगी, बाढ़ से हानि का डर रहेगा, विवाह आदि मांगलिक कार्य अधिक होंगे, जनता में सुख सुविधा एवं धनधान की वृद्धि होगी, शासकों तथा जनता में आनंद मंगल रहेगा, गोधन की वृद्धि होती है। तो बुध के रहने से, बारिश रहने से
सारी चीजें अच्छी और शुभ फल प्राप्त होंगे, वर्षा आदि का धन की वृद्धि होगी। इसी प्रकार गुरुजी, से ये जो मैंने जो पढ़ा जी रहे थे अभी जो बुक से उससे नीचे तो संवत्सर का जो वो सूर्य और चंद्र मंगल का नहीं लिखा है। ये अब ये जो दूसरी वाली बुक है ना जो गुरुजी ने आपको हाँ, जो संहिता ज्योतिष। फ्यूचर, हाँ, एक और की थी ना जो फ्यूचर पॉइंट की एक आपने मेदिनी ज्योतिष के नाम से, मेदिनी सही मैंने एक आपसे कहा था तो ना एक ये, संवत्सर संहिता, संहिता ज्योतिष। हाँ ये जो मेदिनी ज्योतिष के नाम से देखिए आप, उसका ई बुक का उन्होंने डाल रखा, अपने ग्रुप में डाला है। ई बुक अच्छा डली, अच्छा। एक वैद संहिता पढ़ी है, एक ये मेदिनी ज्योतिष पढ़ी है। तो ये मेदिनी ज्योतिष से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस वाली बुक में इसके फल अच्छे नहीं दिए। मैंने आपको बताया था मैं 2-3 बुक से कंबाइंड करके पढ़ाऊंगा। बुक आपके पास तीनों हैं, 2 आपके पास ई जी बुक जी है और एक तो आपने ले ली होगी, है ना। जी जी गुरु जी। तो इसी प्रकार से बुध के बाद अगर बृहस्पति आता है, बृहस्पति अगर अपना राजा बनता है तो बृहस्पति के फल भी ऐसे ही कहे गए हैं, शुभ फल हैं। वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी, समय पर होगी। सबसे बड़ी बात है समय पर होना। कई बार वर्षा असमय भी होती है और बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन सुसमय पर होना उसमें बृहस्पति का रोल है। दूध आदि पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में हो, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञादि अधिक हो और सभी लोग आनंद मंगल में उत्सवों को मनाएं। तो देखिए वही चीज मैंने जैसा बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, उस ग्रह की जो नेचर है उसको पकड़ें। तो जहां जैसे ही बृहस्पति की बात आई तो वहां पर आ गया कि धार्मिक अनुष्ठान यज्ञादि अधिक हो, क्योंकि बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति वो है धार्मिक चीजों के लिए जाना जाता है। तो इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के कार्य अधिक होंगे अगर बृहस्पति राजा बनेगा तो। अब आते हैं शुक्र की बात। अगर शुक्र राजा बनता है तो वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो, अनाज आदि का उत्पादन अधिक हो, फल फूलों की पैदावार अधिक हो, शासकों में सुख एवं संपन्नता की वृद्धि हो, जनता में राग रंग की वृद्धि तथा नारी जाति का प्रभुत्व बढ़ता है। अब नारी जाति का प्रभुत्व बढ़ रहा है, शुक्र स्त्री ग्रह है तो यहाँ पर बता दिया कि नारी जाति का प्रभुत्व बढ़ता है। कहीं ना कहीं से रिलेशन जरूर, जो ग्रह का बेसिक है, जो ग्रह का बेसिक उसका नेचर है, वो जरूर कहीं ना कहीं से लिंक करता है। किसी भी फलित में, मैं जनरल फलित की बात कर रहा हूँ, चाहे हम कुंडली देख रहे हो, चाहे हम प्रश्न कुंडली देख रहे हो, चाहे हम व्रत वाली कुंडली देख रहे हो, चाहे संवत्सर कुंडली देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, अगर आपने ग्रह को पकड़ लिया, ग्रह की केवल उसके नेचर को पकड़ लिया, वो कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, ग्रह क्या चाहता है, ग्रह क्या पसंद करता है, ग्रह क्या नापसंद करता है, ग्रह को आप फिट कर दें जातक के ऊपर। बस जहां आपने ग्रह को जातक के ऊपर लगाना सीख लिया, आप फलित करना सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर शनि राजा बनता है तो देखिए वर्षा कम हो, नाना विनाद रोगों से जनता पीड़ित रहे, राजनीतिकों में परस्पर विरोध बढ़े तथा देशों शासनों में युद्ध में वातावरण रहे, रोग चोर और उपद्रवकारी तत्वों से अशांति हो, कहीं अकाल और कहीं सूखा जैसी स्थिति से जनता को पलायन करना पड़े। तो शनि के आते ही ये सारी चीजें, स्थितियां बदल जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर राजा कौन कौन से ग्रह अलग अलग बनते हैं तो उसका यहाँ पर आपको फलित बताया। ये चूंकि एक सूक्ष्म फलित है, एक जनरल फलित है कि अगर ये ग्रह राजा बन गए तो क्या फल करेंगे। इसके बाद हमको थोड़ा सा और अगर डिटेल समझना है, डिटेल देखना है, तो जो हमारी कुंडली है, जो कुंडली बनेगी, जिसको हम बनाएंगे आगे चल के, तो उस कुंडली में वहां पर ग्रहों की स्थिति कैसी है ना। सूर्य जैसे बन गया राजा, अब सूर्य वहां पर किस स्थिति में बैठा है, तो मैंने जैसा बताया कि फिर उसके बाद उनकी स्थिति शुभ और अशुभ स्थिति के आधार पर फल में थोड़ी अधिकता और कमी हो जाएगी। तो ये फल था सबसे पहले राजा का, कि राजा कौन बनेगा तो क्या फल होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं मंत्री की ओर, क्योंकि सेकंड जो विभाग जो सबसे प्रमुख होता है राजा के बाद मंत्रिमंडल में, वो होता है मंत्री।
मंत्री को निकालना, मंत्री मतलब कैसे निकाला जाएगा मंत्रिमंडल में, जैसे हमने राजा को निकाला, राजा निकला संवत्सर समय पड़ेगा जिस समय अमावस्या खत्म हो रही है, प्रतिपदा स्टार्ट हो रही है, उस समय के वारेश को राजा कहते हैं। अब आता है मंत्री की बात। निर्णय मेष संक्रांति के समय का ज्योतिषी वारेश मंत्री होता है। मतलब जिस दिन मेष संक्रांति हो रही हो, जिस समय मेष संक्रांति हो रही हो, उस समय का जो वारेश होगा वो मंत्री कहलाएगा। तो जिस समय जैसे मान लीजिए अभी हम जैसे चूंकि वो मेरा भी लैपटॉप सही में नहीं तो शेयर करके आपको दिखाऊंगा, अगली बार दिखा दूंगा। हमारी मेष संक्रांति इस बार कब हुई है, देखिए हमको देखना है, मतलब सूर्य मेष राशि में कब गए। बृहस्पतिवार को। तो वर्ष का जो प्रधानमंत्री या मंत्री का पद है वो इस बार बृहस्पति अपने गुरु को प्राप्त हुआ है बृहस्पतिवार का, चूंकि मेष संक्रांति है। तो हमको केवल मेष संक्रांति का वार देखना है, और जिस समय मेष संक्रांति हो रही है उस समय के वार को हम यहाँ पर उस पदवी को हम मंत्री का पद देते हैं। तो मंत्री जो बन गया, जैसे मंत्री बन गया गुरु, तो गुरु के क्या फल है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सबके फल अलग अलग दिए हुए हैं। अगर बृहस्पति मान लीजिए, क्योंकि इस साल तो बृहस्पति बने, लेकिन अगर हमको सबके फल अलग अलग देखना हो तो जैसे मान लीजिए सूर्य अगर बनता मंत्री, तो सूर्य के मंत्री होने से क्या फल प्राप्त होता। तो सूर्य के मंत्री होने से शासकों में परस्पर विरोध और वैमनस्य बढ़ता है, रोगों तथा चोरी आदि से भय व्याप्त होता है, धन धान की समृद्धि बने, गुड़ और रसादी पदार्थ महंगे होते हैं। तो अगर सूर्य मंत्री बनता है तो व्यापार की दृष्टि से बताया गया है कि गुड़ और रस जैसे पदार्थ हैं उनमें महंगाई होगी। इसी प्रकार अगर चंद्रमा बनता है, मतलब अगर सोमवार पड़ता है मेष संक्रांति के समय पर, तो चंद्रमा अगर मंत्री बनता है तो वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो, अनाज फसलें अधिक हो, जनपदों जिलों में विस्तार हो और सुख समृद्धि रहे, सब प्रकार आनंद मंगल बना रहे। मतलब कहीं ना कहीं से किसी जगह पर कोई जनपद का या जिलों का विस्तार हो सकता है। इसी प्रकार मंगल अगर बृहस्पति बनता है, वो मंगल अगर मंत्री बनता है तो चोरी ठगी इत्यादि अनैतिक कार्य अधिक हो, जनता अनेक रोगों से पीड़ित हो, दूध आदि की कमी हो और विद्युत वर्ग अपने कार्य से विचलित रहता है। तो मंगल के फल थोड़े से खराब बताए गए हैं, जैसे राजा के फल थे कुछ कुछ, वैसे ही मंगल के मंत्री बनने पर फल हैं। अगर बुध मंत्री बनता है तो जनता का स्तर ऊंचा उठता है, पति पत्नी वर्ग में स्नेह विलासिता बढ़े, धन धान की समृद्धि रहे, वर्षा अधिक हो, जौ मसूर चना आदि अनाज महंगे हों। तो कहीं ना कहीं से जब हम व्यापार की उसकी बात करते हैं, जब आप उसमें देखते हैं उसमें फल दिया रहता है कि कौन सी चीजें महंगी होंगी कौन सी सस्ती होंगी। तो अगर बुध जैसे अभी देखा था, अगर कौन है कि सूर्य बन रहा था तो केवल रसीले और मीठे पदार्थ गुड़ जैसे पदार्थ महंगे होंगे, और अगर बुध बन रहा है मंत्री तो जौ मसूर चना आदि अनाज महंगे हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर बृहस्पति को पदवी प्राप्त होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था इस वर्ष वाले हमारे संवत्सर में, तो सभी अनाजों की फसलें उत्तम होती हैं, वर्षा अधिक हो, सभी प्रकार आनंद मंगल रहे, शासक वर्ग पूर्ण मनोबल से जनता के हितार्थ कार्यों में लगा रहे, अगर बृहस्पति मंत्री बनता है तो।
शुक्र के मंत्री बनने पर टिड्डी दल, मूषक एवं महिष आदि जीवों से खड़ी फसलों की हानि होती है। सभी अनाजों से महंगाई रहे, वर्षा अधिक हो, बाढ़ का भय रहे, नारी जाति का प्रभुत्व बढ़े, वात, काम एवं यौन रोगों की अधिकता रहे। तो जैसे शुक्र के फल हैं, शुक्र का जैसे नेचर है वैसे ही इसके अगर मंत्री बनने पर बताए गए हैं। शनि अगर मंत्री बनता है तो शासक प्रशासक के कठोर एवं निडरतापूर्वक व्यवहार से जनता में दुख और असंतोष की भावना बनी रहती है। तो इस तरह से मंत्री कैसे बनता है, मंत्री का गठन केवल हमको ये देखना है कि मेष संक्रांति किस समय पर हो रही है। मेष संक्रांति जिस समय होती है, जो वार होता है, वो वार उस संवत्सर का मंत्री कहलाता है। तो राजा, मंत्री और तीसरा आता है हमारा इस वाले जो गठन है, जो मंत्रिमंडल है, वो तीसरा कहलाता है मेघेश। तो अब मैंने देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया था, जिस समय राजा और मंत्री तो दो महत्वपूर्ण का गठन संवत्सर में प्रमुख जो दो लोग रहते हैं उनका बता दिया गया है। अब इनके नाम के अनुसार और सब रहेंगे, संक्रांति के अनुसार ही इनका निकालना पड़ता है, लेकिन नाम के अनुसार इनके जैसे नाम है वैसे ही इनके फल बताए गए हैं और उनके नाम इसी प्रकार से रखे गए हैं। जैसे मेघेश, तो वर्ष के दौरान जब सूर्य मिथुन राशि में गोचर करता हुआ, जिस वर्ष में, जिस संवत्सर की हम बात कर रहे हैं, उस संवत्सर में जब सूर्य मिथुन राशि में गोचर करता हुआ जिस क्षण आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, उस समय का वाराधिपति मेघेश कहलाता है। आपने देखा होगा जब कभी हम वर्षा की बात करते हैं तो आर्द्रा कुंडली बनती है उसकी, और आर्द्रा कुंडली यही वाली बनती है जिस समय ये सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है। तो सूर्य जिस समय मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस समय के उसको मेघेश कहा जाता है। और उस समय का जो उस बार का जो राजा है, वो जो ग्रह है, उस ग्रह को उसकी पदवी प्राप्त होती है। तो हमारे यहाँ जो इस वर्ष जो मेघेश है, ये मेघेश हमको प्राप्त, इस बार का मेघेश चंद्रसुत बुद्धदेव को प्राप्त हुआ। तो ये आर्द्रा कुंडली बुधवार अपने इस वर्ष के संवत्सर में, भी हम इसके बाद जब ये मंत्रिमंडल सीख लेंगे तब इस वर्ष की कुंडली पूरी बनाकर उन्हीं के फल आदि के बारे में विचार करेंगे। तो मेघेश जिस समय का संवत्सर बताया, आर्द्रा कुंडली जिस समय मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस समय के वार को मेघेश कहते हैं। और इसके क्या फल हैं, किस तरह से ये अलग अलग अगर बन जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो तो मानी बात है, सूर्य से लेके शनि तक कोई भी मेघेश बन सकता है। तो मेघेश के फल क्या बताए गए हैं, देखिए, अगर सूर्य बनता है मेघेश तो वर्षा कम होगी, महंगाई अधिक होगी, राजनीतिकों में परस्पर विरोध बढ़ जाएगा, चोरी और ठगों का भय रहेगा, चना, जौ, ईख, धान की फसलें अधिक मात्रा में होंगी। तो जिन फसलों का अधिकता होगी उनमें चना, जौ, ईख और धान है। और बाकी अगर देखा जाए तो वर्षा कम होगी और महंगाई अधिक होगी। चंद्रमा अगर मेघेश बनता है तो वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी, अनाज इत्यादि की फसलें तथा फल फूल उत्तम होंगे, दूध घी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होगा और शासकों में परस्पर सहानुभूति एवं जनता को सुख सुविधा प्राप्त होती है। अगर मंगल मेघेश बनता है तो सभी धर्मों के लोग अपनी धर्म प्रधानता को भूलें, वर्षा कहीं अधिक कहीं कम होगी, जनता में शोक तथा दुख का वातावरण रहेगा। बुध होगा तो वर्षा अधिक होगी, गेहूं, जौ, धान आदि की फसलें अधिक होंगी, ब्राह्मण आदि सभी धर्मपरायण लोग अपने अपने धार्मिक कृत्यों में प्रवृत्त रहेंगे और सभी सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। बृहस्पति अगर मेघेश बनता है तो वर्षा अति उत्तम अर्थात समय अनुसार पर्याप्त मात्रा में होगी, रसदार फसलें उत्तम होंगी, जनता में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और शासक वर्ग धर्मपरायण होगा। इसी प्रकार शुक्र अगर मेघेश बनता है तो वर्षा अच्छी होती है, सभी धर्मपरायण जन सुख सुविधा संपन्न होते हैं और शासक से जनता संतुष्ट होती है।
इसी प्रकार अगर शनि मेघेश बनता है तो पृथ्वी पर कुछ भागों में वर्षा की कमी होती है, शासकों का मन क्षुब्ध रहता है, जनता में रोग भय व्याप्त होता है। तो इस प्रकार जो कुंडली इसकी बनती है जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर साल भर की वर्षा का गणना किया जाता है। तो सूर्य जब आधार नक्षत्र में प्रवेश करता है उसको इष्ट मानकर कुंडली बनाई जाती है और इसको हम मेघेश कुंडली भी कहते हैं। तो आज हमने राजा का गठन, मंत्रिमंडल में मंत्री का गठन और बाकी मेघेश के बारे में पढ़ा। तो आगे बचे हुए जितने भी हैं सशेष, धनेश, कलेश, रशेष, ये सभी जो इसके सदस्य हैं 10 अधिकारी हैं, उनका किस प्रकार से गठन होता है, किस संक्रांति को हम किसको देखते हैं, कैसे बनाते हैं और उनके क्या फल होते हैं, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। अभी तक क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही हो? क्लियर है? लगता है आपकी मौन सिक्योरिटी यही संदेश दे रही है कि आपको सब क्लियर है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके अगले जो बचे हुए मंत्रिमंडल के बारे में वो निकालेंगे और इसके बाद फिर हम आर्द्रा कुंडली और जो वर्ष कुंडली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वे हंतु करके क्लास को यहीं विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति सभी को। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति की गुरु जय जी। गणपति गुरु जी।
सर नमस्कार। सर क्लास नहीं है क्या? हेलो। हेलो, क्लास नहीं है? हाँ मैम, क्लास तो हो गई है उसकी मेदनी वाली, और आगे तो जय गणपति बोल के वो खत्म कर दिया, वो तो मैं कुछ काम में बिजी था इसलिए आउट नहीं था। ओके, मतलब क्लास खत्म हो गई है आज के लिए। हाँ हाँ हाँ। ओके सर।